फाइनली अब हम आ चुके हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस पर। ये क्वेश्चंस जहां हम हर कैटेगरी के क्वेश्चंस का एक्सपोजर लेते हैं, चाहे वो सिंगल करेक्ट हो, मल्टीपल करेक्ट हो, न्यूमेरिकल आंसर टाइप हो, मैट्रिक्स मैच टाइप हो या लिंक्ड कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस हो। ये आपके रिलेशंस एंड फंक्शंस जो आपका कैलकुलस का चैप्टर है, इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम शुरू कर रहे हैं। हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरी कवर कर ली है। इसके बाद हम वेक्टर्स इन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री कवर करेंगे कैलकुलस कंप्लीट कर लेने के बाद। हम आपको IIT JEE मेंस और JEE एडवांस्ड मैथमेटिक्स की तैयारी करवा रहे हैं। आई होप आपको पता है हम एक 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है कि डकार से 12th स्टैंडर्ड तक आप हमारे नोट्स, PDFs और ई-बुक्स के लिए टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट्स पर क्लिक करना होगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या अनफोल्ड होता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस ऑन आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब जरा अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे जरा सिंपल सा एक्सप्रेशन बताओ सोचकर कि इनमें से कौन सा ऐसा एक्सप्रेशन है जो आपका एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। मैं ऑप्शन बी से शुरू करना चाह रहा हूं। आप थोड़ा एक सिंपल सा मुझे एक स्टेटमेंट दो, क्या आपको लग रहा है कि ऑप्शन बी एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो सकता है? देखो, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, तो अगर a ग्रेटर देन इक्वल टू बी है तो क्या मुझे b ग्रेटर देन इक्वल टू a मिल रहा है? सर बिल्कुल हो सकता है। क्या मुझे a ग्रेटर देन इक्वल टू a मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। वो क्या पूछ रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस ऑन आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। बहुत बढ़िया। नाउ द थर्ड क्वेश्चन अराइजेस हियर इज, बहुत गौर से सुनिएगा, क्या मुझे ये भी मिल रहा है कि सर आपका ये जो एक्सप्रेशन है इसमें बड़ी जाहिर सी बात है, क्या अगर मुझे a ग्रेटर देन b मिला, मान लो, आप सुनिएगा, और मुझे b ग्रेटर देन इक्वल टू c मिला, तो क्या मुझे ये मिल रहा है कि a जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू c होगा? मेरे ख्याल से बिल्कुल होगा। तो आई थिंक ऑप्शन बी जो है आपका वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन आपको बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अगर b ग्रेटर देन a है तो साफ बात है सर a ग्रेटर देन b भी मुझे मिल सकता है, क्योंकि इक्वल का साइन बीच में आ रहा है। इफ यू ऑल आर एग्रीइंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे हियर, क्या आपको ये स्टेटमेंट समझ आ रहा है? a ग्रेटर देन b और b ग्रेटर देन इक्वल टू a क्यों मिल सकता है? जैसे कि एक छोटा सा स्टेटमेंट मैं लेता हूँ, ये तभी पॉसिबल है, ये बात सिर्फ तभी पॉसिबल है जब आपके a और b क्या हो। आई होप आपको नजर आ रहा है, जब आपके a और b इक्वल हो। देखो, मतलब मेरा ये कहना है कि ये आपकी दो कंडीशंस तो फुलफिल कर रहा है, पर इस तीसरी कंडीशन में प्रॉब्लम क्या है कि आपका जब a और b इक्वल हो तब ही ये बात ट्रू होगी, यानी ये तो यहाँ लीड कर रहा है। तो मेरे ख्याल से कंडीशन एक बहुत अच्छे तरीके से फुलफिल नहीं हो रही है। जैसे मैं थर्ड कंडीशन की अगर बात करूँ, a डिवाइड्स b। अब a डिवाइड्स b का मतलब क्या है वो सुनना। इसका ये मतलब है, सुनिएगा ध्यान से, कि b जो है वो a से डिविजिबल है। अच्छा, अगर b a से डिविजिबल है तो क्या a भी b से डिविजिबल होगा? आई थिंक सर ये तो गलत बात है। मतलब अगर 4 2 से डिविजिबल है तो क्या 2 भी 4 से डिविजिबल होता है? मेरे ख्याल से बस यही मुश्किल आ गई कि a r b तो मिला लेकिन b r a वाला पेयर नहीं मिल रहा है, तो आपका ऑप्शन सी भी एक इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। नाउ कमिंग एंड टॉकिंग अबाउट ऑप्शन डी, अगर ये कह रहा है a लेस देन b, सर जब वो इक्वल में ही नहीं हो पाया तो लेस देन में तो उठने का सवाल ही नहीं उठता है। अब अगर मैं प्रूव करना चाहूँ कि ऑप्शन ए क्यों सही है, तो आई होप बहुत अच्छे वैलिड और सफिशिएंट रीजंस है मेरे पास ऑप्शन ए को लेकर। देखिएगा जरा, मॉड ए इज इक्वल्स टू मॉड बी। सर इसमें क्या कहना है आपको? जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल के तौर पर आपको और स्पष्ट तौर पर बता देता हूं ताकि आपको स्पष्ट दिख जाए। जैसे कल को कोई कहे कि -3 का मॉड और 3 का मॉड इक्वल है, तो आई होप आपको दिख रहा है कि 3 का मॉड -3 के मॉड के इक्वल तो हो गई होगा। मतलब मॉड ए अगर मॉड बी के इक्वल है तो मॉड बी मॉड ए के इक्वल होगा ही होगा। दूसरी बात, क्या मॉड ए के इक्वल होता है? बिल्कुल होता है सर, किसी भी नंबर का मॉड खुद के मॉड के इक्वल तो होता ही है। और अगर मॉड ए मॉड बी और मॉड बी मॉड सी के इक्वल है तो मॉड ए मॉड सी के इक्वल होगा ही होगा। मुझे शायद कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इसमें ट्रिकी पार्ट यहाँ के फंस रहा था कि ऑप्शन बी शायद इक्विवेलेंस होता, पर वो ये वाला पार्ट आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर गया। आई होप आपको नजर आ रहा है। मैं जाहिर तौर पर कह पा रहा हूँ कि ऑप्शन ए आपका ना सिर्फ एक सिमेट्रिक बल्कि रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तीनों कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है। और अगर ये तीनों कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है तो हम जानते हैं सर, एक रिलेशन अगर तीनों कंडीशंस फुलफिल करे तो वो कैसा रिलेशन होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन। कमिंग एंड टॉकिंग अबाउट द सेकंड क्वेश्चन, वो कह रहा है एक फंक्शन है जो कि -∞ से -1 तक है। ये इसका क्या रहा भाई? डोमेन। और उसकी को डोमेन वो क्या कह रहा है? 0 से e⁵ तक। और वो इस तरीके से इस फंक्शन को डिफाइन कर रहा है। तो ये फंक्शन कैसा है? many 1 on 2 many 1 into 1 1 into 1 1 on 2, कैसा ये फंक्शन है? मेरा कहना है सर, मैं सब कुछ पता कर सकता हूँ अगर मुझे थोड़ी देर के लिए कोई ये बता दे। जैसे मैं मान लेता हूँ लैम्डा एक्स जो है वो अगर मैं मान लेता हूँ x³ -3x + 2 है ना। अब अगर मुझे ये पता चल जाए कि इस फंक्शन की रेंज और डोमेन क्या है तो उसकी हेल्प मुझे इससे थोड़ी मिल जाएगी, है ना। अगर मैं x³ -3x + 2 पर आपसे बात करूं तो मैं थोड़ा सा लैम्डा डैश x निकालने में इंटरेस्टेड हूं। मतलब मैंने लैम्डा x को क्या किया? डिफरेंशिएट।
क्यों कर रहे हो सर? बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आप भी इस बात को रियलाइज करेंगे। ये कितना आ रहा है सर? ये आ जाता है 3x² माइनस कितना 3। गौर से सुनिएगा, अगर मैं लैम्डा डैश x को थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखूं तो मैं 3 अगर कॉमन ले लेता हूं तो क्या ये मुझे x² माइनस 1 जैसा दिख रहा है? अच्छा सर, x की आपको क्या क्या वैल्यूज अलाउड थी? गौर से सुनिएगा, जो x की आप वैल्यूज रखने वाले थे ना, वो आप -∞ से -1 तक रख रहे थे। गौर से सुनिएगा, काम की बातें हैं। क्या मैं कहना चाह रहा हूं वो सुनना। अगर आप -∞ से -1 के बीच की कोई भी वैल्यू यहां रखें, गौर से सुनिएगा, तो आप ये बात कंक्लूड कर पा रहे हो क्या कि सर आपको 1 से इन्फिनिटी तक के सारे नंबर्स मिलेंगे? आई होप आप ये बात जानते हो। मैं एक सिंपल सा स्टेटमेंट आपको देना चाह रहा हूं कि x अगर आपका -∞ से -1 तक है तो क्या मैं कह सकता हूं x² जो आपका होगा, आई होप इस पे क्लोज ब्रैकेट नहीं ओपन ब्रैकेट है, तो x² जो होगा वो आपका 1 से इन्फिनिटी तक होगा। तो शैलाई से x² माइनस 1 जो होगा आपका वो 0 से इन्फिनिटी तक होगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे? इवन उसको मैं 3 से भी मल्टीप्लाई कर दूं तो भी वो 0 से इन्फिनिटी तक होगा। क्या आपको पॉइंट समझ आ रहा है जो मैं कहना चाह रहा हूँ? बड़ी साधारण सी बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि डेल्टा डैश एक्स, डेल्टा नहीं लैम्डा डैश एक्स जो आपने निकाला है वो आपका एक पॉजिटिव वैल्यू है। अब आप ये बात हमेशा याद रखिएगा, गौर से सुन लीजिएगा। अगर किसी एक्सप्रेशन पे, मतलब जैसे मान लो मैं थोड़ी देर के लिए कहूँ कि लैम्डा एक्स एक फंक्शन है और लैम्डा डैश एक्स मुझे एक्स की जो भी उसकी डोमेन की वैल्यूज है उनके लिए ग्रेटर देन 0 आ रहा है, मतलब आप कह सकते हो कि ये फंक्शन कैसा होगा? ये फंक्शन एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा इसके डोमेन में। ये बातें आप कैसे कह पा रहे हो सर? मुझे तो समझ में नहीं आ रही है। ये बातें हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में। जब भी किसी फंक्शन का डेरिवेटिव या तो एकदम हमेशा पॉजिटिव या फिर नेगेटिव आता है तो हम कहते हैं वो या तो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो -∞ से -1 तक ये स्ट्रिक्टली एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा कुछ इस तरीके से। मैं आपके लिए बस ये बातें रख दे रहा हूँ कि -∞ से -1 तक ये एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन रहा होगा। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है, आप खुद सोचो ना, अगर कोई एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, आई रिपीट माय स्टेटमेंट, अगर कोई एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है तो जाहिर सी बात है सर वो -∞ पे अपने सबसे छोटी वैल्यू और -1 पे अपनी सबसे बड़ी वैल्यू ले रहा होगा। क्या आप ये बात समझ पा रहे हो? आई होप आप ये बात डाइजेस्ट कर पा रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ। मतलब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि इस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ। किसकी? इस e की पावर में जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है उसकी। गौर से सुनिएगा, यहाँ पर वो क्या लिख कर दे रहा है? e की पावर, है ना। एक्सप्रेशन क्या है? f(x) इज इक्वल टू e टू दी पावर, आई थिंक कितना, x³ माइनस 3x प्लस 2, है ना, x³ माइनस 3x प्लस 2। अब मैं ये कंक्लूड कर पा रहा हूँ कि ये जो न्यूमरेटर बोल रहा हूँ, ये जो पावर में एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को आप 1 कंक्लूड कर पा रहे हो। मैं इसे 1 फंक्शन क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि सर साफ दिख रहा है, एक सेकेंड ना, ये बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है मुझे कि ये आपका एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। और अगर ये एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है तो क्या दिख रहा है सर? ये एक 1 फंक्शन है, क्योंकि आप देखो ना, x की एक वैल्यू के लिए मुझे y की एक ही वैल्यू मिलेगी, क्योंकि ये एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्यों है? क्योंकि इस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव है। ये बात आपको समझ आ रही है क्या? ये जो पूरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ ना, ये एओडी में आप और अच्छे से समझोगे जब आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ रहे होंगे तब, है ना। मतलब अब मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ कि लैम्डा डैश एक्स आपका ग्रेटर देन 0 है, मतलब लैम्डा एक्स यानी आपका ये पावर एक 1 फंक्शन है। मतलब यहाँ पर अगर आप x की एक वैल्यू पास करोगे तो y की भी एक ही वैल्यू मिलेगी। तो ये अगर पावर है e की कोई पावर, तो शैलाई से अगर ये 1 है तो ये पूरा एक्सप्रेशन भी 1 होगा। आप समझो, x की कोई मैं एक वैल्यू रखूंगा तो मुझे इस x³ माइनस 3x प्लस 2 की भी एक यूनिक वैल्यू मिलेगी जो कि मिलनी है, डिस्टिंक्ट मिलेगी। और e की वो डिस्टिंक्ट वैल्यू रखूंगा तो f(x) की भी तो ओवरऑल एक मुझे यूनिक और डिस्टिंक्ट वैल्यू मिलेगी। तो मैं आपसे कंक्लूड करना चाह रहा हूँ कि आप -∞ से -1 जब आप वैल्यूज ट्राई करेंगे तो आपका फंक्शन 1 बनना तो तय है। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, आपका फंक्शन 1 बनना तो तय है। मतलब ऑप्शन आपका या तो सी होगा या डी, एंड एटलीस्ट ए और बी तो नहीं हो सकते। क्या इतना पार्ट समझ आया? अब बात ये आ रही है सर ये पता करना कि ये ऑन टू है या इनटू। तो इसको ऑन टू और इनटू पता करने में मेरी हेल्प कौन करेगा पता है? आप इस एक्सप्रेशन से पूछो, आप कैसे हो? वो कह रहा है सर मैं एक इंक्रीजिंग फंक्शन हूँ। वो कह रहा है कि मैं एक इंक्रीजिंग फंक्शन हूँ। कौन सा फंक्शन? x³ माइनस 3x प्लस 2। अगर ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब अगर मैं इसमें x की जगह -∞ पास करूंगा, अगर मैं x की जगह -∞ पास करूंगा तो मुझे लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू मिलेगी। आई होप आप सुन रहे हो। और x की जगह अगर मैं 1 पास करूंगा, x की जगह अगर मैं -1 पास करूंगा तो मुझे इसकी हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू मिलेगी, क्योंकि एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इस फंक्शन की सबसे कम वैल्यू कहाँ एग्जिस्ट करेगी? -∞ पर। इसकी हाईएस्ट वैल्यू कहाँ एग्जिस्ट करेगी? -1 पर। आप सुन रहे हो क्या? यानी -∞ पास किया तो आई होप आप देख पा रहे हो उसकी मिनिमम वैल्यू मुझे क्या मिल रही है?
माइनस इन्फिनिटी। अच्छा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू अगर मैंने ढूंढनी चाहिए जो कहाँ मिलेगी -1 पर, तो एक्स क्यूब और -3x इन सब की जगह मैं x की जगह -1 रख रहा हूँ। -1 का क्यूब -1, -1 इंटू -3 +3, 3 + 2 5, 5 - 1 4। मैं फिर से देख लेता हूँ एक बार, मैं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूँ। ये कितना है -1, ये है +3, है ना। -1 का क्यूब -1, बिल्कुल सही बात है। तो ये कितना आ रहा है भाई, ये आ रहा है आपका 3 + 2 कितना 5, और 5 - 1, आई होप यही था x³ - 3x + 2, बिल्कुल x³ - 3x + 2 ही था। तो अगर -1 रख रहे हैं तो ये 4 ही आ रहा है, क्योंकि ये आ जा रहा है आपका 3 + 2 5, 5 - 1 4। तो टेक्निकली -इन्फिनिटी से 4 तक इसकी आपकी क्या आ रही है रेंज। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, जब आप इस एक्सप्रेशन को वर्कआउट कर रहे हो, कौन सा x³ - 3x + 2, और एनीवे आप यहाँ पे क्या रख रहे हो, -1 को तो इंक्लूड भी नहीं कर रहे हो। तो मेरा ये कहना है कि इसकी जो पावर है, जो आपका एक्सप्रेशन है कौन सा, x³, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, x³ - 3x + 2 कहाँ से कहाँ तक आ रहा है आपका, ये आपका -इन्फिनिटी से 4 तक आ रहा है। आई होप आपको बात समझ आ रही है, कोई परेशानी तो नहीं है। तो हम ये कंक्लूड कर पा रहे हैं कि इस फंक्शन की रेंज क्या होगी। तो मैं कहूँगा e की पावर जो आपका एक फंक्शन होता है वो भी आपका एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, यानी कि अगर मैं लोएस्ट वैल्यू रखूँगा तो मुझे लोएस्ट वैल्यू, और लार्जेस्ट वैल्यू रखूँगा तो मुझे लार्जेस्ट वैल्यू मिलेगी। मतलब अगर मैं f ऑफ x को कंक्लूड करना चाहूँ तो इसकी लोएस्ट वैल्यू क्या होगी, e की पावर, ये इस पावर की लीस्ट वैल्यू जो कि क्या है e की पावर -इन्फिनिटी, गौर से सुनिएगा। और इसकी हाईएस्ट वैल्यू क्या होगी, e की पावर 4, गौर से सुनिएगा स्टूडेंट्स, काम की बात है। e की पावर -इन्फिनिटी को क्या मैं अपनी सहूलियत के लिए, हम अक्सर ऐसा करेंगे है ना कैलकुलेशन में, 1/e की पावर इन्फिनिटी लिख सकता हूँ क्या। अच्छा, e की पावर इन्फिनिटी क्या होगा सर, e की पावर इन्फिनिटी होगा इन्फिनिटी, आप सुन रहे हो क्या। तो 1/इन्फिनिटी को हम किसकी तरह ट्रीट करेंगे, इसे हम 0 की तरह ट्रीट करेंगे। आपको प्रॉब्लम समझ आ रही है, आपके फंक्शन की रेंज आ रही है 0 से e⁴ तक, और अगर आपके फंक्शन की रेंज जो आ रही है वो कहाँ से कहाँ तक आ रही है, वो आ रही है 0 से e⁴ तक। अब आप आपके फंक्शन की रेंज और इसके अकॉर्डिंग जो इसने सजेस्ट की है को डोमेन, उसे चेक करो। मेरे ख्याल से एक समस्या है सर, हम e⁴ तक पहुंच पा रहे हैं पर वो e⁵ तक लेकर जा रहे हैं। तो क्या मैं देख पा रहा हूँ कि हमारी जो रेंज निकल कर आ रही है इस फंक्शन की, वो आपके इस फंक्शन की गिवन को डोमेन का सबसेट है, उसके इक्वल नहीं है। अगर वो उसके इक्वल होती तो मैं क्या कहता ऑन टू, पर इक्वल नहीं है तो ये फंक्शन कैसा होगा, 1 1 इंटू, यानी जो आपकी रेंज है वो को डोमेन का सबसेट है, उसके इक्वल नहीं है। क्या बात आप सबको डाइजेस्ट हो रही है। विद दैट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या लिख रहा है वो पढ़िए जरा। cos ऑफ log ऑफ x है ना, f ऑफ x है, तो इस एक्सप्रेशन की वो वैल्यू पूछ रहे हैं। तो जरा ट्राई करते हैं। f ऑफ x कितना होगा सर, वो होगा cos ऑफ कितना, आई एम रियली सॉरी, cos ऑफ log ऑफ x एट बेस e है ना। f ऑफ y कितना होगा सर, वो हो जाएगा cos ऑफ log ऑफ x एट बेस e। अब गौर से सुनिएगा, -½ तो है, लेट्स नॉट बॉदर्ड बाय दैट। नाउ f ऑफ x अपॉन y, अब f ऑफ x अपॉन y क्या होगा सर, ये होगा cos ऑफ, देखो f ऑफ x अपॉन y क्या होगा, cos ऑफ है ना, log ऑफ है ना, x अपॉन y, आई होप आई कैन राइट दैट, एट व्हाट बेस, एट बेस e है ना, माइनस f ऑफ x y, ये कितना हो जाएगा, ये होगा cos ऑफ, गौर से सुनिएगा, log ऑफ, फिर कितना आ जा रहा है, cos ऑफ log ऑफ। आई होप आपको दिख रहा है एक्स वाई, यानी ये एक्स वाई। आर यू ऑल विद मी, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। आई होप आपको चीज़ें दिख रही हैं। अभी क्या करना है सर, मेरा कहना है ज़रा ध्यान से देखो सर, एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई यहाँ दिख रहा था ना, तो शैलाई से ये एफ ऑफ वाई होगा, मैंने कॉस ऑफ एक्स क्यों लिखा पता नहीं क्यों, है ना। तो ये कुछ इस तरीके से आप लिखेंगे, कोई परेशानी तो नहीं है सर। देखो यहाँ से आप चीज़ें उठा सकते हो, देखो कैसे, ये क्या बनेगा, कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स माइनस कॉस ऑफ लॉग ऑफ माइनस लॉग ऑफ वाई, मतलब कॉस के अंदर लॉग एक्स माइनस वाई, क्योंकि लॉग एम अपॉन एन क्या होता है, लॉग एम माइनस लॉग एन। इसी तरीके से यहाँ जो दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, कॉस ऑफ लॉग एक्स वाई। तो क्या मैं इसे अच्छा, इस पार्ट को भी थोड़ी देर के लिए हम कीपिंग असाइड, मैं इस वाले पार्ट को सॉल्व कर रहा हूँ, है ना, इस अंदर वाले पार्ट को थोड़ा सा। तो ध्यान से देखो, कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स अपॉन वाई को क्या मैं लिख सकता हूँ, कॉस ऑफ लॉग एक्स अपॉन वाई को लॉग एक्स माइनस लॉग वाई। आई होप ये प्रॉपर्टी आपको याद है। और सिमिलरली एक और पार्ट हमारे पास क्या बच रहा है, वो बच रहा है कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स वाई। अगर लॉग एम एन दिखता है तो उसे लॉग एम प्लस लॉग एन हम लिख सकते हैं, तो उसे मैं क्या लिख ले रहा हूँ, कॉस ऑफ कितना, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। आई होप आपको लॉग पर और रादर आई वुड से कॉस पर फॉर्मूले पता है। अगर मैं कॉस के फॉर्मूलों की बात से बात करूं तो कॉस ए माइनस बी आप ट्रिगो में पढ़ेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, वो आपका होगा कॉस ए कॉस बी, यानी कॉस ऑफ लॉग एक्स, सुनते जाइएगा, ये क्या होगा भाई, कॉस ए कॉस बी, यानी कॉस ऑफ कितना, लॉग एक्स
इंटू कॉस ऑफ लॉग वाई, है ना। कॉस और लॉग में वो थोड़ा आपको कंफ्यूज करेगा, थोड़ा केयरफुली खेलेगा। अब यहाँ माइनस लगाए तो आपके पास आएगा प्लस, तो प्लस क्या दे देगा वो, कॉस ए कॉस। अब कॉस ए कॉस भी आप लिखिए, अब आप लिखेंगे साइन ए साइन बी, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ क्या, लॉग एक्स इंटू साइन ऑफ लॉग वाई। सिमिलरली जब आप थोड़ा इसे सिंप्लीफाई करेंगे, कौन से, इस वाले पार्ट को, तो ये वाला पार्ट क्या देगा, ये वाला पार्ट देगा माइनस, फिर कॉस ए प्लस बी भी आपका होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, लेकिन चूंकि माइनस साइन मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपको क्या मिलेगा, आई होप आप एग्री कर रहे हो उस बात से, ये क्या मिलेगा आपको, ये देगा कॉस ए कॉस बी, यानी कॉस ऑफ कितना, लॉग एक्स, और क्या, कॉस ऑफ लॉग वाई। आई होप आप सुन रहे हो। और क्या मिलेगा, गौर से सुनिएगा, अब जो नेक्स्ट पार्ट आपको मिलेगा वो होगा प्लस। प्लस क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ cos a प्लस बी होता है cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी, चूंकि आपने माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया है तो ये हो जाएगा प्लस, और ये कितना हो जाएगा सर, ये होगा आपका साइन ए साइन बी, यानी कितना, साइन ऑफ लॉग एक्स। खैर आप ये फॉर्मूला बहुत इजीली कंफर्टेबली सॉल्व या वर्कआउट कर लेंगे जब आप ट्रिगो पढ़ चुके होंगे, है ना। तो ये फॉर्मूले के लिए समझने को लेकर बस ट्रिगो तक का थोड़ा वेट करिए। क्या आपको पहले तो ये समझ आ रहा है कि हमने इसे कैसे क्रैक किया, ये आपका कॉस लॉग एक्स माइनस लॉग वाई हो गया, और ये आपका कॉस लॉग एक्स प्लस वाई हुआ, है ना, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई हुआ, और इस तरीके से हमने इसे ब्रेक किया। कोई परेशानी तो नहीं है, बस मैं एक पार्ट थोड़ा ठीक कर लेना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो होगा ये आपका नेगेटिव साइन आएगा, क्योंकि ये था कॉस ए माइनस बी, तो कॉस ए कॉस बी नहीं, ये प्लस ही होगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी होगा, और ये माइनस लगा हुआ है तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है, तो माइनस और प्लस। बहुत बढ़िया। क्या आप देख पा रहे हो कि स्पष्ट तौर पर आपका ये वाला पार्ट कॉस ए कॉस बी मतलब कॉस लॉग एक्स कॉस लॉग वाई, आपके कॉस लॉग एक्स कॉस लॉग वाई से कैंसिल हो जा रहा है, तो बच क्या रहा है, 2 टाइम्स साइन लॉग एक्स साइन लॉग वाई, और यहाँ भी साइन एक्स साइन लॉग वाई, तो ये ऐड हो जा रहा है। तो मुझे क्या मिल रहा है उस पर बात करते हैं। जो मुझे एक्सप्रेशन फाइनली मिल रहा है उसे देखते हैं स्टूडेंट्स। इस एक्सप्रेशन को हम फाइनली वर्कआउट होके क्या बनता हो देख पा रहे हैं, गौर से सुनिएगा। ये एक्सप्रेशन क्या है सर, ये एक्सप्रेशन है आपका कॉस ऑफ कितना, लॉग एक्स बेस ई इंटू कॉस ऑफ लॉग वाई बेस ई, है ना। ये माइनस लिखा हुआ है इधर, अब गौर से देखो, माइनस, आई होप आपको दिख रहा है, प्लस और प्लस, तो माइनस साइन आना है, और ये डबल हो जा रहा है तो वो डबल हाफ से कैंसिल, तो क्या दिखेगा, साइन लॉग एक्स साइन लॉग वाई। आई होप आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, साइन लॉग एक्स साइन लॉग वाई, है ना। तो ये माइनस साइन तो आपका लगना तय है, वो डबल कैंसिल हुआ, तो क्या दिख रहा है, ये दिखेगा आपको साइन ऑफ कितना, लॉग एक्स, और क्या, साइन ऑफ लॉग वाई। क्या ये पार्ट आप सभी को समझ आया कि हमने कैसे वर्कआउट किया और इसे हमने कैसे सोचा, यहाँ तक कोई परेशानी। अब अगर मैं इसे फाइनली सिंप्लीफाई करके लिखना चाह रहा हूँ तो देखो फिर से, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो शैला इसे मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, मैं इसे लिख सकता हूँ कॉस ए प्लस बी, यानी मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, कॉस ऑफ कितना, कॉस ऑफ ए प्लस बी, यानी ए और बी, तो कॉस ऑफ लॉग एक्स एट बेस ई प्लस लॉग ऑफ वाई एट बेस ई, जिसे मैं फाइनली कंक्लूड करूंगा कैसे, गौर से सुनिएगा। मैं लिखूंगा कॉस ऑफ कितना, लॉग ऑफ वाई अपॉन एक्स एट बेस ई, आई एम रियली सॉरी, वाई अपॉन एक्स तो अगर सब्ट्रैक्ट हो रहा होता तब होता, अभी यहाँ ऐड हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई लॉग ऑफ कितना, एक्स वाई एट बेस ई। तो ये आपका एक्सप्रेशन आ रहा है। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन मार्क करेंगे, जरा इसे हम वर्कआउट कर लेते हैं। यहाँ पे बस एक छोटा सा करेक्शन मुझे नज़र आ रहा है कि अगर हम यहाँ तक आ रहे हैं तो यहाँ तक आने में कोई गड़बड़ी है कि ये एक्सप्रेशन है माइनस और यहाँ प्लस, है ना। अगर मैं इसे देखूँ तो आपका एक्सप्रेशन क्या बन रहा है, ये बन रहा है माइनस और यहाँ बन रहा है प्लस, मैंने माइनस साइन लगाया, आई एम रियली सॉरी, इसे आप करेंगे प्लस, है ना। तो मैं एक छोटा सा पार्ट, इस वाले पार्ट को थोड़ा सा करेक्ट कर लेना चाह रहा हूँ। तो जैसे यहाँ पर प्लस साइन आएगा तो यहाँ पे थोड़े से करेक्शन होंगे, ये आपका प्लस साइन होगा और यहाँ आपका माइनस साइन होगा, है ना। यहाँ पर आपका क्या होगा, माइनस साइन। तो इस वजह से अगर मैं देख पाऊँ तो ये वाला पार्ट कैंसिल होगा, इफ़ यू ऑल आर एग्रीइंग विद दैट, ये वाला पार्ट आपका कैंसिल नहीं होगा। तो ये टेक्निकली आपको देगा 2 टाइम्स कॉस ऑफ लॉग एक्स और कॉस ऑफ लॉग वाई। क्या आप ये बात समझ पा रहे हो? और 2 टाइम्स को अगर मैंने कैंसिल होते दिखा तो यहाँ पे छोटा सा करेक्शन प्लीज़ कर लीजिए आप, है ना। मैंने थोड़ा सा इसको गड़बड़ कर दिया, वो प्लस साइन को बस माइनस साइन लेने की वजह से हमारा पूरा आंसर गड़बड़ हो रहा है ना। अगर मैं देख पाऊँ तो मेरा आंसर बस अब मुझे दिख ही रहा है कि आपका यही आइडेंटिकल पार्ट यहाँ पर आ रहा है, कॉस ऑफ लॉग एक्स डॉट कॉस ऑफ लॉग वाई, लेकिन वो 2 टाइम्स आ रहा है। तो उस 2 को ये हटा देगा तो यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा, कॉस ऑफ लॉग एक्स एट बेस ई टाइम्स कॉस ऑफ लॉग वाई एट बेस ई। और आप देखेंगे तो जाहिर तौर पर आप बड़े सिंपल मैनर में इस एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन से कैंसिल होकर 0 बनता हुआ देख पाएंगे और आप मार्क करेंगे ऑप्शन डी।
बहुत टफ तो ये क्वेश्चन नहीं है। चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या नज़र आता है इस पर बात करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिख रहा है वो देखिए, द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। तो इस फंक्शन की डोमेन अगर मुझे निकालनी है तो समस्या यह है सर कि पहले तो ये जो बेस है, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। दूसरी बात, ये कभी भी आपका 1 नहीं होता है। तीसरी बात, जिस भी वैल्यू का आप लॉग लेते हैं वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, है ना। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो x क्या नहीं हो सकता आपका, 3 अगर उधर गया है ना, तो 1 - 3 कितना भाई, -2 नहीं हो सकता। और यहाँ से क्या कंक्लूड कर पा रहा हूँ कि x जो है आपका वो हमेशा -3 से बड़ा होगा। दो बातें तो मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ कि x हमेशा -3 से बड़ा होगा और ऑफ कोर्स -2 नहीं हो सकता। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ x + 1 इंटू x - 1 ग्रेटर देन 0। अगर मैं साइंस की मेथड के थ्रू आपको चीज़ें समझाऊं तो कहीं ना कहीं -1 होगा, कहीं ना कहीं 1 होगा। ऑफ कोर्स मैं देख पा रहा हूँ ये होगा आपका प्लस माइनस और प्लस, मुझे ग्रेटर देन 0 चाहिए। तो शैलाई से मेरे अकॉर्डिंग यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी, है ना, अब मैं सारी वैल्यूज़ को मर्ज कर रहा हूँ, सारी वैल्यूज़ मतलब इस वाले डेटा को भी मर्ज करता हूँ। ये कहता है -3 से बड़ा होना चाहिए, कहीं यहीं मुझे -3 दिखेगा और ये कह रहा है, देखो ये कह रहा है कि सर 1 से बड़ी और -1 से छोटी सारी वैल्यूज़ ले लो। बहुत बढ़िया, इसने क्या कहा, +1 से बड़ी और -1 से छोटी सारी वैल्यूज़ ले लो। इसने कहा कि सर -3 से बड़ी सारी वैल्यूज़ लेना और उसमें ये ध्यान रखना कि आप कभी भी क्या ना ले पाओ, आप -2 मत लेना। तो अब इन सारी बातों को अगर मैं फॉलो करूं तो जो मुझे इंटरसेक्शन मिलता है वो क्या मिलता है सर, देखो -3 से -1 तक की सारी वैल्यूज़ ले लो, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, -3 से -1 तक की सारी वैल्यूज़ ले लेता हूँ, लेकिन -2 नहीं लेना है। तो मैं कहता हूँ -3 से -2 ले लो, है ना। सुन रहे हो क्या आप लोग, इन्हें इंक्लूड ऑफकोर्स नहीं करना है। फिर आप -2 से -1 तक की वैल्यू ले लो। आई होप आपको दिख रहा है ये कॉमन पार्ट जो यहाँ और यहाँ करता है। फिर आप 1 से इन्फिनिटी तक की सारी वैल्यूज़ ले लो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 से इन्फिनिटी तक की सारी वैल्यूज़। और इस बेसिस पे अगर हम देखें तो स्पष्ट तौर पर हमें कौन सा ऑप्शन मार्क करने को दिख रहा है, आप ऑप्शन सी मार्क करिए। ये बिल्कुल सीधे सीधे तौर पर आपका क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। एक बेसिक सा क्वेश्चन जिसमें कोई नई विशेष बात नहीं है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस हमने किए हैं। ये डेफिनेशंस, ये बेसिक्स आप बहुत भली भांति अच्छे से जानते हैं। इस फंक्शन का वो क्या पूछ रहा है, डोमेन और इस डेफिनेशन इस फंक्शन की अगर पूछ रहा है तो, है ना। तो मेरा कहना है सर इसको थोड़ा वर्कआउट करते हैं। क्या मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर y इज इक्वल टू 2 - 2 टू द पावर x। आई होप वी ऑल कैन डू दैट। मैं log लेता हूँ बेस 2 पर दोनों तरफ, तो यहाँ पर लिया तो ये कितना हो जाता है, log ऑफ 2 टू द पावर y एट बेस 2। यहाँ पर लिया तो log ऑफ कितना, 2 - 2 टू द पावर x। क्या आप सब इस बात से सहमत हैं? आगे सुनिए, y इज ब्रॉट टू द फ्रंट, तो log 2 बेस 2 कितना होता है 1, तो y इज इक्वल टू कितना, log ऑफ 2 - 2 टू द पावर x एट बेस 2। तो ये मुझे एक फंक्शन मिला। अब इस फंक्शन की डेफिनेशन में वापस मेरा डोमेन को लेके नॉलेज क्या कहता है, डोमेन को लेके मेरी अंडरस्टैंडिंग कहती है कि जिस एक्सप्रेशन का आप डोमेन, जिस लॉग ले रहे हो आप, तो जिस एक्सप्रेशन का आप लॉग ले रहे हो वो एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो आप कंक्लूड ये करना चाह रहे हो सर कि 2 - 2 की पावर x जो है वो हमेशा क्या होगा आपका, ग्रेटर देन 0। क्या ये बात आप समझ पा रहे हो? कोई परेशानी इस बात से जो भी हमने की, है ना। तो यहाँ से अगर मैं कंक्लूड करूँ तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि 2 की पावर जो x है वो आपका हमेशा 2 की पावर 1 से बड़ा होना चाहिए। आई एम रियली सॉरी, मैंने उल्टा लिख दिया है ना। देखो ध्यान से, 2 की पावर x को उधर लिखे गए, तो 2 की पावर x जो है वो आपका छोटा होगा किससे, 2 की पावर 1 से। आप सुन रहे हो क्या? दोनों के बेस सेम है तो पावर्स कंपेयर कर लो। यानी आप क्या कंक्लूड करना चाह रहे हो? मैं कंक्लूड करना चाह रहा हूँ कि x जो है आपका वो हमेशा 1 से छोटा होगा। और अगर x जो है वो आपका हमेशा 1 से छोटा होगा तो शैलाई से ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है सर, आप ऑप्शन डी मार्क करिए। क्या एक बेसिक सा, सिंपल सा और सॉर्टेड सा क्वेश्चन आप सभी को समझ आया? आई होप इसमें ऐसी कोई सी नई विशेष बात नहीं है जो आपको नहीं पढ़ाई गई, जो नहीं सिखाई गई। स्टैंडर्ड से क्वेश्चन है जो आप फटाफट करेंगे और मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एफ आर से 0 से π/2 में डिफाइंड है। ये ऑफकोर्स इसका डोमेन है, को डोमेन है ना। फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, tan इनवर्स, है ना। एफ ऑफ एक्स जो आपको दिया है वो कह रहा है tan इनवर्स कितना, x² + x + a। ये आपका क्या है भाई, फंक्शन है। बहुत बढ़िया। तो आप क्या कहना चाह रहे हो सर? वो कह रहा है देन द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ f फॉर ऑफ a की में क्या वैल्यू रखो ताकि f जो हो जाए वो आपका ऑन टू हो जाए। f को उसको क्या बनाने में इंटरेस्ट आ रहा है, f वो ऑन टू बनवाना चाह रहा है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि सर f ऑन टू कब बनेगा, कोशिश करते हैं। ऑन टू का मतलब क्या होता है सर? ऑन टू का मतलब होता है इस फंक्शन की जब आप रेंज निकालो, इस फंक्शन की जब आप रेंज निकालो तो वो क्या होनी चाहिए, वो रेंज आपकी को डोमेन के इक्वल होनी चाहिए। आप सुन रहे हो क्या? तो इसकी रेंज जो है वो निकालता हूँ।
तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो आपसे बोल रहा है tan इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए जो है ये, उसने आपको कोडोमेन क्या दिया, उसने कहा 0 से π/2, उसने कहा कि ये 0 से π/2 तक होना चाहिए। आप सुन रहे हो ये बात? अच्छा, अगर मैं तीनों तरफ 10 ले लेता हूँ, है ना, तो 10 0 कितना होगा, 0। यहाँ 10 लिया तो tan इनवर्स के इम्पैक्ट को नलीफाई कर देगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए। और ये 10 π/2 कितना होता है, इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करता है, वो नॉट डिफाइंड होता है। तो इस तरीके से आप ये कंक्लूड कर पा रहे हो कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए जो है वो आपका 0 से इन्फिनिटी के बीच में है। ये बात सुनिएगा आप, ये बात में बहुत दम है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए आपकी हमेशा एक वैल्यू है जो 0 के इक्वल या 0 से बड़ी है। ये क्या दिख रहा है सर, ये क्वाड्रेटिक है। ये जो है जनाब, ये आपका एक क्वाड्रेटिक है जिसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, यानी 1 है, और इसकी वैल्यू या तो 0 है या 0 से बड़ी है। अगर किसी क्वाड्रेटिक की वैल्यू हमेशा 0 या 0 से बड़ी हो, अगर किसी क्वाड्रेटिक की वैल्यू जिसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, उसकी वैल्यू या तो 0 हो या फिर 0 से बड़ी हो, वो तब ही होता है जब या तो डिस्क्रिमिनेंट 0 हो या फिर डिस्क्रिमिनेंट आपका नेगेटिव हो। क्योंकि रूट अगर हुए तो या तो मिनिमम बेस्ट केस में 1 होगा या फिर होगा ही नहीं, क्योंकि तभी जाकर आपका डिस्क्रिमिनेंट या तो 0 या नेगेटिव होगा, और उस केस में आपका एक्सप्रेशन 0 या 0 से बड़ा होगा। आप सुन रहे हो क्या? यानी इस एक्सप्रेशन का डिस्क्रिमिनेंट 0 या 0 से छोटा होना चाहिए, इस एक्सप्रेशन का, यानी बी स्क्वायर यानी कितना 1 माइनस 4, ए कितना 1, सी कितना ए, ये जो है आपका ये लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। डिड यू ऑल गेट दैट? यानी आप यहाँ से कंक्लूड कर रहे हो कि सर 4a जो है आपका वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। आई होप आप देख पा रहे हो, है ना। तो आप कहना चाह रहे हो कि a जो है आपका वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1/4 होना चाहिए। और अगर मैं कह पा रहा हूँ कि a की कोई भी वैल्यू अगर मैं 1/4 से बड़ी रखूँ, 1/4 के इक्वल या उससे बड़ी रखूँ, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, तो हमारा जो एक्सप्रेशन है, कौन सा, ये एक्सप्रेशन, इसकी रेंज आपकी 0 से π/2 होगी। उसकी रेंज अगर 0 से π/2 होगी तो वो कोडोमेन के इक्वल होगा, और अगर वो कोडोमेन के इक्वल हुआ तो ये एक ऑन टू फंक्शन बन जाएगा। क्या आपको एक क्वेश्चन समझ आ रहे हैं? इन क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है, ये नैरेटिव आई होप बहुत स्पष्ट तौर पर आप देख पा रहे हो। मैं अगर एक बेसिक्स आइडिया आपको देने की कोशिश करूँ तो बस मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि हम आपको IIT JEE मेंस और JEE एडवांस्ड, है ना, मैथमेटिक्स की तैयारी करवा रहे हैं, बिल्कुल स्क्रैच से, बिल्कुल बेसिक से, यकीनन तौर पर IIT JEE के एडवांस लेवल तक। मैं बिल्कुल आपसे सीधी सी बात कर रहा हूँ, बेसिक से हम JEE एडवांस को टच कर रहे हैं। और मैं स्पेसिफिकली एकमात्र सब्जेक्ट किसकी बात कर रहा हूँ भाई आपसे, मैथमेटिक्स की, यहाँ पर इस स्टेज पर, इस प्लेटफॉर्म पर। अच्छा, इसके बाद और क्या करवा रहे हो सर आप? ऐसे कैसे आप इंश्योर करते हो कि आप बेसिक से JEE एडवांस लेवल तक लेकर जाते हो? देखो, ये लेवल हम बहुत स्मूथली, बहुत सेटली टच करते हैं, और कैसे करते हैं वो समझो। हम आपके पूरे सिलेबस को, जो ये दोनों एग्जाम्स पूछती हैं, बिल्कुल थरली, कॉम्प्रहेंसिवली कवर करना शुरू करते हैं सारे चैप्टर्स के साथ, जहाँ पर हम कंसेप्ट सारे पढ़ रहे होते हैं। जब भी किसी कंसेप्ट को पढ़ते हैं तो उसके एग्जाम्पल्स हम करते हैं। एग्जाम्पल्स पर बात नहीं रोकते, हम उसके असाइनमेंट क्वेश्चंस आपको देते हैं ताकि आप उनकी प्रैक्टिस करके उन कंसेप्ट्स को कंसोलिडेट करें। क्या बात यहाँ रुक जाती है? जी नहीं। जब सारे कंसेप्ट्स हम कवर कर लेते हैं तब हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं, जो कि एग्जैक्टली हम अभी कर रहे हैं, है ना। और यहाँ पर हर वेराइटी के प्रैक्टिस क्वेश्चन का हम एक्सपोजर लेते हैं। वो हर वेराइटी, हर कैटेगरी, जैसे कि आपके सिंगल करेक्ट हुए, आपके मल्टीपल करेक्ट हुए, आपके मैट्रिक्स मैच टाइप हुए, आपके लिंक्ड कॉम्प्रहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस हुए, जैसे कि आपके न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं। हर कैटेगरी जो ये एग्जाम्स पूछती हैं उनको कैसे समझना है, उनको कैसे सॉल्व करना है, वर्कआउट करना सीखते हैं। और फिर जब चैप्टर आपका कंप्लीट हो रहा होता है तो हम उसे कंप्लीटली कवर करते हैं JEE एडवांस में पूछे गए उस चैप्टर के सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के साथ। इतनी कॉम्प्रहेंसिव, इतनी डिटेल्ड, इतनी मजबूत तैयारी आपकी बिल्कुल करवाई जा रही है। अच्छा, इस तैयारी में बहुत थरली हमने आपके पूरे सिलेबस को 5 मेजर चंक्स में बांटा। कौन से चंक्स? हमने पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म किया, आई होप आपको पता है, जहाँ पर हमने सारे चैप्टर्स आपके सीक्वेंशियली कवर किए और चीज़ों को अच्छे से डिटेल मैनर में इसी प्रॉपर अपने प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए देखा, जहाँ पे हमने कार्टेशियन सिस्टम, स्ट्रेट लाइन्स, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स, सर्कल, हाइपरबोला, पैराबोला, एलिप्स, सारी चीज़ें की, बिल्कुल पूरा सिस्टमैटिकली। अब हम कहाँ पर शिफ्ट हुए हैं? अब हमने कैलकुलस पढ़ना शुरू किया है।
कैलकुलस में वही सारी बातें आपकी रिलेशंस एंड फंक्शंस, आपके लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, और इसके साथ साथ फिर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन, आपका एरिया अंडर द कर्व, डिफरेंशियल इक्वेशंस, इस तरीके से कैलकुलस हम कवर करेंगे। इसके बाद हम शिफ्ट होंगे वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, जिससे स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा घबराते हैं और काफ़ी ज़्यादा ये टॉपिक जो चैप्टर्स हैं बहुत ज़्यादा उनको बॉदर करते हैं। तो हम बिल्कुल अच्छे से, बहुत थरली और बहुत सटली इन सारी चीज़ों को कवर करेंगे। फिर कहाँ आएंगे हम? फिर हम एलजेब्रा शुरू करेंगे। एलजेब्रा में वही सारे आपके स्टैंडर्ड टॉपिक्स जैसे कि लॉगरिथम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, आपके सीक्वेंस एंड सीरीज, आपके परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, इसके साथ साथ लेट्स से बाइनोमियल थ्योरम हो गया, और क्या बच रहा है, मैथमेटिकल रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स, सब कुछ कवर करेंगे। फिर हम शिफ्ट होंगे ट्रिग्नोमेट्री पर, जहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वेशंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, हाइट्स एंड डिस्टेंस बेस्ड प्रॉब्लम्स, इसके साथ साथ आई वुड से प्रॉपर्टीज एंड सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, मतलब हर एक चीज़, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू कवर एंड टेक केयर ऑफ। यू जस्ट नीड टू स्टडी विद अस। आप लेक्चर्स देखिए, क्लासेस अटेंड करिए, कोई भी वीडियो मिस मत करिए। बस यही की है इस एग्जाम को क्रैक करने की। अगर ठीक से आप मैथमेटिक्स में अच्छा एक स्कोर, अच्छे एक रैंक, अच्छा एक परसेंटाइल लाना चाहते हैं तो आई होप आपको पता है कि हम एक 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। आप हमारे नोट्स, पीडीएफ्स और ई बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट्स पर क्लिक करना होगा। विद दैट लेट्स कॉल इट टुडे हियर। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।